प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के नामांकन का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाते हैं। 3 मई को जब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना नामांकन भरा था, तब रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से अपना नामांकन भरा, तो उनके साथ उनका भी परिवार था। इसमें उनके प्रस्तावक थे जिनका नाम भी इससे पहले शायद आपने सुना नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, क्योंकि वाराणसी सीट जिस उत्तर प्रदेश राज्य में आती है वो उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी और एनडीए के 25 बड़े नेता पूरे देश से वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के लिए मौजूद थे। लेकिन इनमें से एक भी नेता नामांकन कक्ष में नहीं आया, क्योंकि बीजेपी में सब कुछ एक प्रक्रिया के हिसाब से होता है जिसका सभी नेता पालन करते हैं। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ गांधी परिवार के हिसाब से होता है, और यही वजह है कि जब 3 मई को राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा, तब उनका परिवार तो उनके साथ दिख रहा था, लेकिन उनके प्रस्तावक उनके साथ नजर नहीं आ रहे थे। जबकि राहुल गांधी ने पार्टी के पूर्व विधायक अजय पाल सिंह को अपना प्रस्तावक बनाया था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नामांकन भरा, तो उनके साथ उनके प्रस्तावक बैठे हुए थे, और इनमें भी उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठे हैं ये कौन है, तो हम आपको बताते हैं कौन है। इनका नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री, और इन्होंने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त निकाला था। पंडित गणेश्वर शास्त्री के अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बने हैं, और ये तीनों बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। और इनका कहना है कि अगर ये किसी और पार्टी में होते तो शायद प्रधानमंत्री के साथ इस तरह बैठने का मौका इन्हें मिलता नहीं, और ना ही इन्हें प्रस्तावक बनाया जाता। इनमें भी बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा प्रधानमंत्री मोदी ही की तरह ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि संजय सोनकर दलित समुदाय से हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की राजनीति में कितना फर्क है, और राहुल गांधी के परिवार में कौन है और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में कौन है। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। तो इन दो बड़े नेताओं ने जब अपना अपना नामांकन भरा, तो कैसा माहौल था रायबरेली में और क्या हुआ वाराणसी में, इसकी तुलना आप कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी का परिवार कौन सा है और राहुल गांधी का परिवार कौन सा है और कैसा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह कहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहकर अक्सर अपने भाषणों में पुकारते हैं। तो ये जो लड़ाई है या ये जो तुलना है, ये शहंशाह और शहजादे की है। लेकिन आज आपको ये भी देखना चाहिए कि शहंशाह और शहजादे दोनों के पास ही
आखिर धन कितना है, इनकी तिजोरी में क्या है। तो इसलिए अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनावी एफिडेविट का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपना एक एफिडेविट भी दायर करना होता है, जिसमें आपको अपने बारे में सारी जानकारी सही बतानी होती है। आपके बारे में, आपके ऊपर कुल मिलाकर कितने कानूनी मामले चल रहे हैं वो आपको बताना होता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको बतानी होती हैं चुनाव आयोग को। और जिस दिन नामांकन भरा जाता है, असल में हम लोगों को देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में उसी दिन सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हें अपने एफिडेविट में यह घोषणा करनी पड़ती है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनके पास कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना सोना चांदी है, कितनी संपत्ति है। तो जिस दिन ये एफिडेविट दायर होते हैं उस दिन इनकी बड़ी चर्चा होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने एफिडेविट में अपने बारे में जानकारी लिखी है, उसके मुताबिक उनके पास कुल मिलाकर 3,02,06,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि राहुल गांधी के पास 20,38,00,000 रुपए की संपत्ति है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में प्रधानमंत्री मोदी की सालाना आय 23,56,000 रुपए थी, जबकि इसी वित्त वर्ष में राहुल गांधी की सालाना आय 1,02,00,000 रुपए थी। प्रधानमंत्री मोदी की आय के सिर्फ दो स्रोत हैं, यानी इतना पैसा जो उनके पास आ रहा है कहां से आ रहा है, इसके दो स्रोत हैं, दो सोर्स। पहला है उनकी तनख्वाह और दूसरा है बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों में जमा उनके पैसे पर मिलने वाला ब्याज। यानी हमारे देश में भी अगर आप देखें, ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके पास आय का क्या जरिया होता है, एक उनकी अपनी तनख्वाह और दूसरा अगर उनके पास बैंक में कुछ पैसा जमा है तो उस पर जो ब्याज मिलता है वो उनका। और प्रधानमंत्री मोदी के भी यही स्रोत के दो आय हैं, क्योंकि वो खुद एक सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी से कहने का मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें तनख्वाह मिलती है हर महीने। इससे पहले वो इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां भी उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलती थी। और ये पूरी तनख्वाह इतने वर्षों की, जो लगभग 25 साल से वो तनख्वाह ले रहे हैं, ये उनका पूरी जमा पूंजी जो है वो उसके आधार पर है। जबकि राहुल गांधी किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करते, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो आमदनी है उसके कई स्रोत हैं, तो आज वो स्रोत भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी सैलरी के अलावा अलग अलग बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी से हर महीने उन्हें किराया मिलता है। सैलरी तो उन्हें क्या मिलती होगी, सैलरी तो उनके पास अभी है नहीं, क्योंकि वो अभी कोई ऐसी नौकरी नहीं कर रहे हैं। रॉयल्टी से पैसा उनको आता है, बैंक से मिलने वाला ब्याज उनकी एक इनकम है। इसके अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और शेयर से भी राहुल गांधी को आमदनी होती है। तो उनके जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, जिनको वो शहंशाह कहते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है पूरा आय का, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का होता है, यानी सैलरी और बैंक में जमा पैसे पर ब्याज। राहुल गांधी का जो पूरा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, वो ऐसे व्यक्ति का है जो अपर मिडिल क्लास या अमीर वाली जो श्रेणी होती है, उसमें लोग बहुत सारी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं और उन्हें बहुत सारी जगहों से पैसा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के पास न तो कोई अपनी निजी संपत्ति है और न ही विरासत में उन्हें कोई भी किसी प्रकार की कोई संपत्ति मिली है। लेकिन राहुल गांधी के पास विरासत में काफी संपत्ति उन्हें मिली है। राहुल गांधी के पास 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन, फार्म हाउस, कई फ्लैट्स और 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जिनसे उन्हें हर साल लाखों रुपए किराए के तौर पर मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास अपनी कोई खुद की गाड़ी नहीं है और राहुल गांधी के पास भी अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत है 2,67,000 रुपए, जबकि राहुल गांधी के पास 4,20,000 रुपए का सोना है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें एक बैंक खाते में 73,000 रुपए हैं और दूसरे बैंक खाते में सिर्फ 7,000 रुपए जमा है, जबकि राहुल गांधी के 2 बैंक खातों में 26,25,000 रुपए जमा है। प्रधानमंत्री मोदी के पास 52,920 रुपए कैश है, नकद, जबकि राहुल गांधी के पास 55,000 रुपए कैश है। और प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में कोई पैसा निवेश नहीं किया है, जबकि राहुल गांधी ने शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स के अलावा
गोल्ड बॉन्ड्स में भी 15,21,000 रुपया निवेश किया है। और जहां राहुल गांधी के पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पास 3 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है, जबकि वो वर्ष 2001 से लेकर 2014 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 से अब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पूरे एक दिन की खामोशी के बाद, चुप्पी के बाद, आम आदमी पार्टी ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया कि 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की थी और मारपीट की थी। और इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरी जानकारी है और यह बात और किसी ने नहीं बल्कि खुद पार्टी के एक बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कही है। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, अभद्र व्यवहार हुआ है और इसका मतलब यह सही है कि उन्होंने वहां से दिल्ली पुलिस को फोन किया था और बाद में वो दिल्ली पुलिस के एक थाने में भी गई थी। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह इस घटना से जुड़ी जानकारियां छिपा रहे हैं और वो ये नहीं बता रहे कि स्वाति मालीवाल पर हुआ हमला सुनियोजित था और स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। जिस वैभव का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उसकी तो औकात ही नहीं है को तेज आवाज में भी बोल जाए। वो किसके सारे पर के करा है वो तो वही बताओगी, सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब्बे, जब तक वो खुद नहीं बताओगी। तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत तारा है। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बात का बेरा है, जो साजिश और जो षड्यंत्र हुए हैं। अभी जो सज्जन आपके सामने बात कर रहे थे, ये स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं, आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं और ये बहुत सारी बातें जरूर ऐसी जानते होंगे जो हम और आप नहीं जानते। नवीन जयहिंद एक लंबे समय तक उन्होंने आम आदमी पार्टी में काम किया है और वो बहुत सारी बातें उनको ऐसी पता हैं जो कि अगर वो अपना जब मुंह खोलेंगे तो बहुत सनसनी फैला सकते हैं। स्वाति मालीवाल इस समय कहां है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है और हर कोई इसी बात पर हैरान है कि जब से यह घटना हुई है तब से अचानक स्वाति मालीवाल अंडरग्राउंड कैसे हो गई हैं। स्वाति मालीवाल बाहर क्यों नहीं आ रही हैं, किसी का फोन क्यों नहीं ले रही हैं, जबकि वो एक ऐसी महिला मानी जाती हैं जो कि किसी से डरती नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्वाति मालीवाल को आखिरी बार तब देखा गया था जब वो कल एक ऑटो रिक्शा से दिल्ली के सिविल लाइंस थाने पहुंची थी शिकायत करने के लिए। पुलिस के मुताबिक 13 मई को कंट्रोल रूम में सुबह 9:31 पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से एक फोन आया जिसे 9:34 पर नॉर्थ दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को ट्रांसफर किया गया और यह कॉल स्वाति मालीवाल ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन नियमों की वजह से दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए पुलिस की गाड़ियों को वहां से वापस लौटना पड़ा। अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद ही
इजाजत देकर प्रवेश करने के लिए उन्हें कहना चाहिए था कि यहां एक घटना हुई है, आप आइए और तहकीकात कीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? दिल्ली पुलिस की गाड़ियां सामने से आकर चली गई इंतजार करके, उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया गया? उन्हें प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? ऐसा अंदर उस गेट के पीछे क्या हो रहा था कि दिल्ली पुलिस को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं मिली? इसका मतलब कुछ छुपाया जा रहा है। इस सब के बीच स्वाति मालीवाल खुद ऑटो रिक्शा से दिल्ली के सिविल लाइंस थाने पहुंच गई, जहां वो पुलिस स्टेशन में ही रोने लगी और उन्होंने पुलिस को इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बताया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी दौरान स्वाति मालीवाल के पास किसी का फोन आया और इसके बाद ये वो कहने लगी कि अभी वो ठीक स्थिति में नहीं है, वो अभी जा रही हैं और बाद में वो वापस पुलिस स्टेशन आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगी। और ये कहते हुए वो एक दूसरे ऑटो में बैठकर चली गई और तब से उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। ना तो वो दोबारा थाने में आई, ना उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और ना ही किसी का फोन उठा रही है। देखिए, और भी हैरानी की बात, स्वाति मालीवाल कोई छोटी मोटी महिला नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं राज्यसभा से और 9 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही है। लेकिन इसके बावजूद वो अब तक इस मामले पर चुप है। उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जो बड़ी अजीब सी बात है। और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जो स्वाति मालीवाल महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर सबसे ज्यादा ऊंची आवाज उठाती थी, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठ जाया करती थी, वो अपने खुद के मामले में चुप क्यों बैठी हैं और ये सब कुछ क्यों सहती जा रही है? कितनी बड़ी बात है ये। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ उनके पीए ने मारपीट की, तब स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया। और यह भी आरोप है कि जब 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, उस समय स्वाति मालीवाल अमेरिका चली गई थी और तब से ही आम आदमी पार्टी में उनके खिलाफ काफी नाराजगी थी। और इसी के बाद जब स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सुबह सुबह उनके घर आई और हॉल में बैठकर उनका इंतजार कर रही थी, तब केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। और यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस घटना के दौरान केजरीवाल मौजूद थे? क्या यह सब उनके सामने हो रहा था या उनके परिवार के सामने हो रहा था? और अगर वो वहां मौजूद थे तो उन्होंने अभी तक अपने पीए को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब ये देखिए, आप भी ये सोचते होंगे कि अरविंद केजरीवाल का ऐसा कौन पीए है जो इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो स्वाति मालीवाल, जो कि उससे कहीं ज्यादा सीनियर है, जो कि राज्यसभा की सांसद है और आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है, ऐसा कौन सा पीए है जो इतनी हिम्मत करे कि स्वाति मालीवाल पर हाथ उठा दे? ये कैसा पीए है? तो केजरीवाल के पीए का नाम है विभव कुमार और विभव कुमार केजरीवाल के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक हैं और अन्ना आंदोलन के समय भी वो उनके साथ थे और वो एक जमाने में एक वीडियो एडिटर हुआ करते थे। लेकिन केजरीवाल ने उन्हें अपना पीए बना लिया और शराब घोटाले में ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें कुछ युवा अपनी गाड़ी की छत पर बैठकर खुलेआम शराब पी रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आपको हमें यह बताना है कि यह वीडियो कहां का है। देखिए जरा वीडियो। जो भी गलती हुई है आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं। और उत्तराखंड प्रशासन से माफी मांगते हैं। तो ये वीडियो सोनप्रयाग का है, जैसे अभी आपने देख लिया। आपको एक बार को ये लगा होगा कि ये किसी मसूरी, शिमला या मनाली जैसे हिल स्टेशन का वीडियो है जहां पर युवा गए हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आजकल युवाओं में ये बड़ा शौक है कि वो एसयूवी खरीद लेते हैं और ख़ास तौर पर थार जो गाड़ी है वो खरीद लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से इस गाड़ी को बदनाम करते हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के सोनप्रयाग का है, जैसा आपने देख लिया, जहां से तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं और खुलेआम शराब के जाम छलकाने वाले ये लड़के भी अपने घर से केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए ही निकले थे। अपने परिवार को तो ये कहकर ही निकले हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हम केदारनाथ धाम जा रहे हैं, अपनी थार गाड़ी में शराब की बोतलें लेकर अपने दोस्तों के साथ। ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या
पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसने कुल 4 लड़कों को हिरासत में लिया था और इन पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब देखिए, जो कानून है वो तो यही है कि सिर्फ 4,000 रुपए का जुर्माना लगाकर ये लड़के छूट गए। 4,000 रुपए इन लड़कों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो लड़के थार गाड़ी लेकर यहां तक पहुंचे हैं, शराब की बोतलें लेकर पहुंचे हैं, उनके लिए 4,000 रुपए देना क्या बड़ी बात है। पुलिस ने यह कहकर इन लड़कों को सोनप्रयाग से वापस भेज दिया है कि अगर ये लड़के शराब पीना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ ऐसी पार्टी करना चाहते हैं तो इन्हें केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और यहां बात सिर्फ इन लड़कों की नहीं है। पुलिस ने एक काम बड़ा अच्छा किया। वो जुर्माने को तो 4,000 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनवाकर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर इन लड़कों से माफी मंगवाई है। अब ये लड़के जो पहले ये रील्स बना रहे थे और ये वीडियो बना रहे थे, अब सारा भारत इन्हें माफी मांगते हुए देखेगा। और उनकी पहली वाली रील तो पता नहीं वायरल हुई या नहीं, लेकिन माफी वाली रील जरूर वायरल होनी चाहिए। और हम भी आपसे ये कहेंगे कि इस रील को आप वायरल कीजिए, हर घर तक पहुंचाइए। यही इन लड़कों की सबसे बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि 4,000 रुपए के जुर्माने में तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। अकेले सोनप्रयाग में पुलिस ने 25 अलग अलग मामलों में लोगों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर 4 धाम यात्रा के दौरान इस तरह की पार्टी करने के लिए जुर्माना लगाया है। इससे पता चलता है कि जिस 4 धाम यात्रा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा माना गया है, उस तीर्थ यात्रा पर अब इस तरह के युवा शराब पीने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए और रील्स बनाने के लिए आ रहे हैं। और स्थिति यह हो गई है कि इस बार 4 धाम यात्रा के पहले 3 दिनों में ही सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं भीड़ के मामले में।